वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के यूनिट 4 का पेरेंटल चैप्टर्स का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जनरल रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारे पेरेंटल डोजेज फॉर्म की। अब देखो, अब हम बना रहे थे पेरेंटल डोजेज फॉर्म जिनको हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करने वाले थे हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में। तो उनको बनाने के लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है जो हमको फॉलो करनी पड़ेगी। बिना इन प्रॉपर्टीज के हम उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्या है पहली प्रॉपर्टी? वो ये है स्टेरिलिटी। यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे हमारा पैरेंटल, वो स्टेराइल होना चाहिए, यानी कि वो सारे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए। एसेप्टिक कंडीशन उसको बनाने के दौरान रखनी चाहिए और पैरेंटल प्रोडक्ट को एडमिनिस्टर करने के टाइम भी। और पैरेंटल प्रोडक्ट को स्टेरिलिटी टेस्ट पास ही करना पड़ता है। समझ गए? तो पहला पॉइंट आप याद रखोगे कि कभी भी अगर हम पैरेंटल प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो स्टेराइल होना चाहिए, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है स्टेबिलिटी, कि जो भी पेरेंटल प्रोडक्ट आप बनाओगे वो स्टेबल होना चाहिए फिजिकली एज वेल एज केमिकली और स्टोरेज के दौरान भी। फिर एक पॉइंट आता है आइसोटोनिसिटी, थर्ड पॉइंट है। पेरेंटल प्रोडक्ट जो होने चाहिए वो आइसोटोनिक होने चाहिए हमारे ब्लड प्लाज्मा के और बॉडी फ्लूइड के, यानी कि जो उनके अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर है जो हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट का है, वो हमारे ब्लड या बॉडी के जो बाकी फ्लूइड हैं उनके बराबर या इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्यों? अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। क्या? वो जस्ट मैं आपको कुछ मिनट बाद बताऊंगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है वो फ्री फ्रॉम पायरोजन होना चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, हम किसी प्रिपरेशन को हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और अगर उस प्रिपरेशन के अंदर कोई बैक्टीरिया, टॉक्सिन या पायरोजन प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें ठीक करने के बजाय और बीमार कर देगा। इसीलिए हमें हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट के अंदर कोई भी पायरोजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। सेम वही वही पॉइंट के जैसा कि जो भी होगा उसके अंदर फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, डस्ट या फाइबर कुछ भी नहीं होना चाहिए, और हमें उसको क्लियरिटी टेस्ट पास करना पड़ता है मार्केट में भेजने से पहले। फिर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो भी पैरेंटल्स होते हैं जो कि इंट्रास्पाइनल में लगेंगे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इंजेक्शन लगेगी उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो स्पाइनल फ्लूइड के बराबर होनी चाहिए जो इंजेक्ट करेंगे। यानी कि सिंपल टर्म्स में कहा जाए कि जो हम इंजेक्ट करने वाले हैं, जहां इंजेक्ट करेंगे उसके जैसा ही सिमिलर प्रॉपर्टी होना चाहिए, और एल्स हमें साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। फिर बात करते हैं केमिकल प्योरिटी की। जो पैरेंटल प्रिपरेशन होते हैं वो फ्री होने चाहिए किसी भी प्रकार की केमिकल इम्प्योरिटी से। ठीक है, और अगर है भी तो वो सर्टेन लिमिट में होनी चाहिए जो कि उनके मोनोग्राफ में बताई गई है या फार्माकोपिया में बताई गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड या प्रिपरेशन 100% प्योर हो सकता है कि उसके अंदर स्मॉल मात्रा में इम्प्योरिटीज हो, पर वो इम्प्योरिटी भी दी गई लिमिट्स के अंदर ही होने चाहिए, उनसे ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिर बात करते हैं कंटेनर की। जो भी पेरेंटल प्रोडक्ट आप लगाओगे वो ग्लास के एम्प्यूल्स में, बॉटल में या तो वाइल्स में पैक की जाती हैं, प्लास्टिक वाटर बैग या बैग में। या तो प्री फिल्ड इंजेक्शन भी आती हैं, मार्केट में इंजेक्शन आती हैं जो कि पहले से फिल्ड होती हैं, हमको उनको फिल्ड भी नहीं करना होता है, बस हम उनको सील ब्रेक करके और डायरेक्टली पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। वहीं अगर कोई लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस है तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है उसके कंटेंट को, नहीं तो वो एडवर्सली इफेक्ट कर देगा प्रिपरेशन की क्वालिटी को। क्लोजर्स की बात करें, क्लोजर्स जो होते हैं वो इक्विप किए जाते हैं फोम सील से, जो कि प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को या किसी प्रकार की कंटामिनेशन को। अब बात करते हैं आइसोटोनिसिटी पे, जो कि कब से परेशान कर रहा था। तो आइसोटोनिसिटी क्या होता है? सॉल्यूशन जो इनका सेम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू दी हमारे ब्लड के, टीयर के या बॉडी फ्लूइड के। उसका एक बढ़िया एग्जांपल है 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसको हम नॉर्मल सलाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 0.9% का नॉर्मल सलाइन होता है ये हमारे ब्लड के या बॉडी के फ्लूइड के या टीयर के ऑस्मोटिक होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के एकदम इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसीलिए जब हम इसे इफेक्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके सर, इन केस अगर आइसोटोनिक नहीं हुआ तो क्या होगा? देखो, अगर आप उसको अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन डाल देते हो तो वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, वहीं अगर कॉन्सेंट्रेशन कम कर देते हो 0.9 से तो हाइपोटेनिक हो जाएगा। आप अगर कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अंदर डालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होने के कारण बाहर का फ्लूइड उसके अंदर चला आएगा, जिसके वजह से वो स्वेल हो जाएगा। और वहीं अगर अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर देते हो तो अंदर का लिक्विड बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाएगा, और दोनों ही केसेस में बॉडी में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी।
अब पढ़ लेते हैं थोड़ा कंटेंट में। क्या लिखा है कि आइसोटोनिक इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द पेरेंटल प्रिपरेशन because it is possible that product may penetrate to the red blood cell and cause hemolysis। अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं रहेगा तो hemolysis कॉज कर देगा, जो आपके ब्लड सेल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आइसोटोनिक होना ज्यादा जरूरी है। आइसोटोनिक प्रोडक्ट जो रहता है वो रिड्यूस करता है पेन जब हम लोग इंजेक्ट करते हैं और नर्व एंडिंग में। सॉल्यूशन अगर लेस ऑस्मोटिक प्रेशर का रहेगा तो उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे, ज्यादा रहेगा तो हाइपरटोनिक बोलेंगे। हाइपोटोनिक आप डालोगे तो स्वेल हो जाएगा, और स्वेल होने की वजह से वो बस्ट हो सकता है, फट सकता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हिमोलाइसिस। और अगर हाइपरटोनिक आप डाल दोगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर चला आएगा। ओके, फिर बात करते हैं टोनिसिटी। एडजस्ट करनी भी तो पड़ेगी सर। आप कह रहे हो कि हमको ऐसा करना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? एडजस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्लिसरीन, डेक्सट्रोज या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो इंक्रीज कर देता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को। अगर कभी किसी का ब्लड लॉस हुआ हो, सर्जरी हुई हो, डिहाइड्रेशन हो गया हो, या बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया हो, तब हम पेशेंट की बॉडी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से उनके बॉडी का जो फ्लूइड है या फ्लूइड की वॉल्यूम है वो वापस से रीगेन हो जाती है। आइसोटोनिसिटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है बेस्ड ऑन देयर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जो कि ये रहा। फिर बात कर लेते हैं हम लोग प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर की। ठीक है, जब आप एक पेरेंटल प्रिपरेशन बनाने जाओगे तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उन बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है कि उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू ड्रग सब्सटेंस। जैसे कि हमने अभी इसी सब्जेक्ट के पहले यूनिट में पढ़ा था, उसी प्रकार से हम पैरेंटल के भी प्री फॉर्मुलेशन प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। दूसरा है उसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग को देखते हैं। उसके मैकेनिज्म ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन को देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये किस प्रकार डिग्रेड होता है या खराब कैसे होता है। फिर हम देखते हैं कि टेस्टिंग और पैकेजिंग मटेरियल, जिस मटेरियल में हम हमारे प्रिपरेशन को पैक करने वाले हैं, हमें उसकी भी टेस्टिंग करनी पड़ती है कि क्या इस प्रोडक्ट और पैकिंग मटेरियल स्टेबल है या नहीं। तो इसमें हम देखते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या वेट। बेसिक है, प्री फॉर्मुलेशन करने का टाइम हम उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और वेट देखते हैं। कलर देखते हैं कि ये इनएक्टिव इंडी एक्टिव है तो नहीं, ठीक है, इंस्टेबिलिटी तो नहीं कॉज कर रहा है, या उसकी शेल्फ लाइफ तो कम नहीं हो रही है। थर्मल एनालिसिस करते हैं कि फिजिकल केमिकल चेंज तो नहीं हो रहा है टेम्परेचर से। आपने इतना अच्छा प्रिपरेशन बना दिया और अगर कोई ठंडे प्रांत में भेजा तो क्या वो चेंज ना हो जाए, या कोई गर्म प्रांत में आप अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हो तो उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये हम चेक करते हैं हमारे थर्मल एनालिसिस में, जिसमें हम लोग यूज करते हैं टीजीए, डीटीए, डीएससी। सॉल्युबिलिटी तो चेक करना ही होगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी तो हम चेक करेंगे कि भैया जो हम अपना एपीआई यूज कर रहे हैं वो सॉल्युबल है या नहीं, है ना, वो इन्फ्यूज करने लायक है या नहीं इंट्रामस्कुलर रूट से, या कहीं से भी अगर हमें को इन्फ्यूज करना है तो डिपेंड करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, उसकी पीएच प्रोफाइल से। नॉन एक्वस रहेगा जैसे कि इथाइल ग्लाइकोहॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल भी हम लोग यूज करते हैं। पार्टीशन कोएफिशिएंट देखते हैं। पार्टीशन कोएफिशिएंट ये बताता है कि ड्रग ऑब्जॉर्प्शन का कितना है, अनआयनाइज्ड ड्रग कितना डालना है और आयनाइज्ड ड्रग कितना डालना है। ठीक है, अब आता है टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी। हम स्टेबिलिटी की टेस्टिंग करते हैं। लाइट स्टेबिलिटी देखते हैं, पेट्री प्लेट में हमारे एम्पूल्स को रख देते हैं और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में, जैसे कि कार्बन बॉक्स एज अ कंट्रोल एक्ट करता है, उसको हम लोग 500 फुट कैंडल से दूर से 4 वीक के लिए रखते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, कि कोई डिस्कलरेशन तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई प्रेसिपिटेशन तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है हमको उसके अंदर, डिकम्पोजिशन या कोई भी लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट है तो वो सारी चीजें हम उसको चेक करते हैं। ड्रग डिग्रेडेशन कैसे देखते हैं? 3 प्रकार की ड्रग डिग्रेडेशन होती है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। ये हाइड्रोलिसिस जो है ये मोस्ट कॉमन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ कंपाउंड सोडियम फिनोबार्बिटल। ये उसका एक एग्जांपल है। फिनोबार्बिटल जो होती है, आप ये बताना कमेंट सेक्शन में कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। ठीक है, ये जो है हाइड्रोलिसिस देखने के लिए इसमें मिलता है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो डिस्कलरेशन हो जाता है पेरेंटल सॉल्यूशन में। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड और एड्रेनालिन में ये देखने के लिए मिलता है। और डीकार्बोक्सिलेशन भी कॉमन प्रॉब्लम है जो देखने के लिए मिलता है, जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, पैकिंग मटेरियल का टेस्ट कैसे करते हैं? पाउडर ग्लास टेस्ट, वाटर अटैक टेस्ट, ये उनका स्पेसिफिक टेस्ट होता है। ये भी हम पढ़ेंगे जब
लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। प्लास्टिक अगर है तो उसकी लीक टेस्ट करते हैं, कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि कोलैप तो नहीं हो जा रहा है, क्लियरिटी टेस्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी टेस्ट करते हैं। अगर रबर है तो पेनेट्रेबिलिटी, मतलब जब रबर का एम्प्यूल रहता है तो उसके अंदर जो हमारा सिरिंज का नीडल होता है वो इजीली पेनेट्रेट कर पा रहा है कि नहीं, फ्रेगमेंटेशन यानी कि वो टूट तो नहीं रहा है। सेल्फ सीलेबिलिटी यानी कि जब हम उसको क्लोज कर रहे हैं तो क्या वो ढंग से क्लोज हो रहा है, या एक्सट्रैक्टिव टेस्ट जब हम उसको रिमूव कर रहे हैं तो क्या वो इजीली रिमूव हो रहा है। ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती हैं हमारे प्रिपरेशन के पैकिंग मटेरियल की मार्केट में भेजने से पहले। वाओ, अब आ गया हमारे वीडियो का मेन टॉपिक। क्या है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ द पैरेंटल, कि भैया पैरेंटल को बनाओगे कैसे, बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे ये तो बताओ। प्रॉपर्टीज तो आपने बता दी, अब हमें फॉर्मुलेट करना है। तो हम टेबल पे आ गए हैं, अब हमको छोटा सा पैरेंटल प्रिपरेशन बनाना है। हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे ये हमें बताइए। तो सबसे पहले जो भी आपका एपीआई है आप उसको डिसॉल्व करोगे, तो डिसॉल्व करने के लिए आपको लगेगा व्हीकल। व्हीकल हो सकता है दो प्रकार का, एक होता है एक्वस और एक होता है नॉन एक्वस, ठीक है। फिर हम उसमें डालते हैं एडिटिव्स। एडिटिव्स में हम क्या क्या डालते हैं आइए देख लेते हैं। एडिटिव में पहले हम डालते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जो कि हमें बचाता है किसी भी माइक्रोबियल के ग्रोथ से। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट हम उसके अंदर ऐड करते हैं हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, या और भी इंग्रेडिएंट जो है उनको सॉल्युबलाइज करने के लिए। बफर हम ऐड करते हैं हमारे पीएच चेंज को रेजिस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर बफर नहीं ऐड करेंगे तो पीएच चेंज हो जाएगा, और पीएच चेंज हो जाएगा तो हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। वहीं एंटीऑक्सीडेंट हम डालते हैं हमारे प्रिपरेशन में ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए। टोनिसिटी एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि अभी मैंने बताया अगर आल्सो टोनिसिटी बराबर नहीं रहेगी तो या तो श्रिंक हो जाएगा या तो स्वेल हो जाएगा। चिलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं ताकि जो ड्रग पार्टिकल है वो सस्पेंड रहे। इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं ताकि दोनों ग्रुप या दो फेजेस जो है वो आपस में मिक्स रहें। वेटिंग एजेंट ऐड करते हैं ताकि एक दूसरे के अंदर का कांटेक्ट बराबर रहे, और इनर्ट गैसेस को भी हम ऐड करते हैं। आओ थोड़ा थोड़ा स्पीड में सारी चीजें देख लेते हैं, और मैं आपको उसका कंटेंट बता दे रहा हूँ, नरेट कर दे रहा हूँ, बाकी चीज आप इसमें से पढ़ सकते हो। व्हीकल एक्वस होगा। एक्वस व्हीकल में हम लोग यूज करते हैं मेजरली वाटर फॉर इंजेक्शन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेफ होता है और बॉडी में टॉलरेटेड भी होता है। WFI बोले तो आप समझ जाना कि बात हो रही है वाटर फॉर इंजेक्शन की। क्या होता है सर ये हाईली प्यूरिफाइड वाटर होता है जो कि स्पेशली यूज किया जाता है व्हीकल के लिए एज एन WFI इंजेक्शन या पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए। फिर बात कर लेते हैं हम इसके पीएच की। जो इसका पीएच हमें 5.0 से 7.0 रखना पड़ता है। WFI कैसे बनता है सर, ये बनता है डिस्टिलेशन प्रोसेस या रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, जिसको बनाने के बाद हम लोग केमिकली रेजिस्टेंट टैंक के अंदर रखते हैं। टेस्ट होता है पायरोजन का, जो इंश्योर करता है कि वाटर फॉर इंजेक्शन जो है वो फ्री फ्रॉम किसी भी पायरोजन से, यानी कि उसको बनाने से पहले पैसे टेस्ट कर दें कि भाई ये पायरोजन तो नहीं है इसके अंदर। फिर एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। ये टाइप का वाटर जो होता है पैरेंटल प्रिपरेशन बनाने के काम आता है, जो कि एसेप्टिक कंडीशन में होता है, या कि टर्मिनली नॉट स्टरलाइज नहीं होता है। इसके अंदर बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट रखा होता है क्योंकि ये कंटेनर 30 ml से लेस क्वांटिटी में लिया जाता है। WFI के अंदर कोई भी बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट नहीं होता है। वहीं बैक्टीरियो वाटर फॉर इंजेक्शन जो बैक्टीरियोस्टैटिक है उसके अंदर हम लोग बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट डालते हैं जो कि किसी माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ने से रोकता है। फिर आता है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। ये कंटेन करता है वन और मोर सुटेबल बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। मल्टीपल डोज में आता है लेकिन 30 ml से ज़्यादा की क्वांटिटी में ये नहीं आता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं हायर लेवल ऑफ सॉलिड जब हमको डालना रहता है। वाटर फॉर इंजेक्शन अगर इसको ऐड करते हैं क्योंकि अगर लीचिंग का चांस देखने के लिए मिलेगा तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। ये यूज होता है घाव को वॉश करने के लिए, सर्जिकल इंसिजन के लिए, या और भी किसी बॉडी टिश्यू के लिए। ओके, ये हो गया एक्वस यानी कि वाटर बेस्ड व्हीकल। अब बात कर लेते हैं नॉन एक्वस व्हीकल की, जो कि वाटर के अलावा जो कॉमनली यूज होता है वो होता है ऑयल और एल्कोहल। ऑयली जो व्हीकल होता है वो जनरली यूज किया जाता है डिपोर्ट करने के लिए ड्रग को, जो रिक्वायर करती है मेडिकामेंट जो कि इनसॉल्युबल होती है या स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में, और अच्छी तरीके से सॉल्युबल होती है ऑयल में। क्या समझे, एक ऐसी ड्रग है जो पानी में नहीं घुल पा रही है लेकिन ऑयल में घुल रही है, तो हम उसको इससे दे देंगे। क्या एग्जाम्पल है सर उसका, उसका एग्जाम्पल है
डिमी कैप्रोल इंजेक्शन जो आर्किस ऑयल को लगा के बनती है व्हीकल में। फिक्स्ड ऑयल जैसे कि आर्किस ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, आमंड ऑयल, सीसम ऑयल, इनको भी हम लोग यूज करते हैं एज अ व्हीकल में। वहीं अल्कोहल की बात करें तो इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेलिन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं एज अ व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल्स। एडिटिव्स की बात कर लेते हैं, इसको मैं फटाफट बढ़ाऊंगा, चीजें मैंने बता रखी है, कॉन्सेंट्रेशन आपके सामने है, आगे बढ़ते नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और एग्जाम के लिए आप लेट हो जाओगे। ठीक है। एडिटिव्स हमको क्यों डालने पड़ते हैं? एडिटिव्स हमको इसलिए डालने पड़ते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी और क्वालिटी बरकरार रहे। ठीक है। हमको एडिटिव्स डालना होता है पर हमको ट्राई करना है कि हम मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी में एडिटिव्स को ऐड करें जब भी हम हमारी प्रिपरेशन को बना रहे हों। और वहीं एडिटिव सिलेक्ट करने के दौरान हमको कुछ प्रॉपर्टीज का ख्याल रखना होता है, जो कि ये है। पहली ये है कि हमारा जो एडिटिव है वो कंपैटिबल होना चाहिए फिजिकली, केमिकली विद द एंटायर फॉर्मुलेशन। यानी कि जो भी हम एडिटिव यूज कर रहे हैं वो फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए हमारे एंटायर फॉर्मुलेशन के साथ में। वहीं वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि आपने फॉर्मुलेशन डाला और वो टॉक्सिक कर दिया हमारे प्रिपरेशन को। फिर बात करें, वो एडवर्सली इफेक्ट नहीं करना चाहिए हमारे प्रोडक्ट को। फिर बात करता है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हमारे थेरेप्यूटिक ऑफ एक्टिव कंपाउंड को। ठीक है। जो भी हमारा प्रिपरेशन है वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए थेरेप्यूटिक एफिकेसी को हमारे कंपाउंड को। वहीं आ गए फिर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट डालते हैं ताकि वो प्रिवेंट करे किसी की ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जब हम लोग स्टोर करके रखेंगे या यूज करने के लिए रखेंगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। कौन कौन होता है? पहला है बेंजाइल कोनियम क्लोराइड, फिनॉल, बेंजाइल अल्कोहल, क्लोरोब्यूटेनॉल, मेटाग्लिसरॉल, मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन, जो कि इन स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशंस में यूज किया जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ आवर गारंटर प्रिपरेशन। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की बात करें तो ये इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, जो कि स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं इन वाटर में। इनके एग्जांपल हैं इथाइल अल्कोहल, जो कि यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में, ग्लिसरीन, लिक्टिनिन, पॉलीसॉर्बेट, पॉलीसॉर्बेट दो कॉन्सेंट्रेशन में है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग इज इंक्रीज यूजिंग सरफेस एक्टिव एजेंट जैसे कि पॉलीइथिलीन। बफर ऐड करते हैं हम लोग पीएच को कंट्रोल में रखने के लिए। जो एक्सेप्टेबल पीएच रेंज है वो है 3 to 10.5 फॉर आईवी प्रिपरेशन और 4 से 9 फॉर अदर प्रिपरेशन। इसके अलावा रेंज से बाहर हमारा पीएच नहीं जाना चाहिए। बफर कौन कौन से ऐड करते हैं हम लोग? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड और सोडियम सिट्रेट। एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो मैनी ड्रग जो हम लोग यूज करते हैं वो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के अंदर चली जाती हैं, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की यूज करनी पड़ती है। टोनिसिटी एडजस्टर, जैसे कि मैंने बताया टोनिसिटी एडजस्ट करना हमें क्यों जरूरी है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेक्सट्रोस, मैनिटॉल, सोडियम सल्फेट और लैक्टोस। चिलेटिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं सर? चिलेटिंग एजेंट हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि इनएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर, आयरन, जिंक कभी कभी हमारे फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में, इसीलिए हम लोग को चिलेटिंग एजेंट डालना पड़ता है। सस्पेंडिंग एजेंट हम लोग ऐड करते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन की विस्कोसिटी अच्छी हो सके और जो पार्टिकल हमने उसके अंदर डाला है वो अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए उसके अंदर स्टेबल रहे। क्या एग्जांपल है सर उसका? मिथाइल सेलुलोज और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। इमल्सिफाइंग एजेंट हम लोग डालते हैं स्टेराइल इमल्शन में, जो कि रिड्यूस करता है इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द ऑयली फेज एंड द एक्वस फेज, जिससे कि वो उसको मिसेबल बनाता है फॉर लॉन्ग एंड स्टेबल इमल्शन। लेक्टिनिन और पॉलीसॉर्बेट उसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं। वेटिंग एजेंट क्यों ऐड करते हैं सर हम लोग? वेटिंग एजेंट ऐड करते हैं ताकि रिड्यूस हो जाए कांटेक्ट एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द पार्टिकल एंड वेटिंग लिक्विड इन द सरफेस सस्पेंशन। ये हमारे लिए यूजफुल होता है हाइड्रोफोबिक पाउडर में, जो कि सस्पेंड किए जाते हैं एक्वस सिस्टम में। नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे कि ग्लिसरीन, अल्कोहल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये हम लोग यूज करते हैं। बात करते हैं इनर्ट गैसेस की। इनर्ट गैसेस भी हम लोग ऐड करते हैं
प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रिटी ऑफ ऑक्सीजन सेंसिटिव मेडिकामेंट के लिए, जो कि डिस्प्लेस कर देता है एयर को सॉल्यूशन ऑफ द नाइट्रोजन या एल्कोहल। कभी कभार जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है हमारे कंटेनर के ऊपर, वो भी उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, इसलिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं हम नाइट्रोजन या आर्गन से। ये टेक्निक जो होती है वो बेटर होती है हमारे कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, अब आता है प्रोसीजर कि हम कैसे पैरेंटल प्रिपरेशन को बनाते हैं, जो कि हम लोग पढ़ लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।